फिर निकल ही जाऊंगा। मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो लगभग 10-11 दिन का एवरेज मान के चलिए, चलेगा आपका। और मेडिवल हिस्ट्री की खास बात यह है कि इसमें आपको कहानी याद नहीं रखनी है, इसमें फैक्ट्स याद रखने पड़ेंगे। ये फैक्ट्स पे ही जिंदा है, कहानी याद करनी होती है मॉडर्न हिस्ट्री में। जैसे आपको पता है कि मैं इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राचीन भारत, एंशिएंट हिस्ट्री, और ये मध्यकालीन भारत है, और ये मॉडर्न हिस्ट्री है मेरे भाई, आधुनिक भारत। लगभग मेरे भाई आपका 60% रोल होता है आधुनिक भारत का, इनका लगभग 40% ही रहता है। तो यहाँ आपको कम ही पढ़ना है, और फिर आपका तो वैसे भी स्टेट लेवल एग्जाम है। तो मेरे भाई मैं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स लेके चलूंगा, कहानी इसके सिलेबस बहुत बड़ा है, होने मेरे भाई 1 महीने का सिलेबस है। तो मैं इसलिए कहानी जितना आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है उतना इनफ था, बाकी मेरे भाई यहाँ तो फैक्ट्स से चलेंगे, जितना फैक्ट्स का मेहनत करोगे उतना ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने अच्छा वर्क किया क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी एग्जाम में 10% हिस्ट्री का बन रहा है तो 10 में से मान के चलिए कम से कम 6-7% मॉडर्न से बनेंगे, इसमें तो मेरा इक्का दुक्का ही आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आते हैं। तो मध्यकालीन भारत को हम पढ़ेंगे 712 से, जब भारत पर अटैक होगा मोहम्मद बिन कासिम का, ठीक है। तो इसका जो इतिहास है हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम से 712 ईस्वी से हम पढ़ेंगे औरंगजेब। खैर आगे तक पढ़ना है हमें तो, लेकिन औरंगजेब की जब डेथ होगी, औरंगजेब मोहम्मद बिन कासिम अरबी, औरंगजेब एक मुगल है, पूरे मुगल को मेरे भाई बना के रखने वाला व्यक्ति औरंगजेब। जब औरंगजेब की डेथ होगी तो मुगल साम्राज्य का विघटन हो जाएगा, विघटन जैसे होगा तो छोटी छोटी सत्ताओं का उदय होगा, और इसका फायदा उठा के भारत में अंग्रेज फिर अपना शासन चलाएंगे। याद कीजिए जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री आपको स्टार्ट की थी तो मैंने आपको लिखवाया था कि औरंगजेब के बाद, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है वो औरंगजेब की डेथ के बाद स्टार्ट होती है। तो हम इसको पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम से औरंगजेब तक, यानी कि मोटा मोटा सा हिसाब लगा दीजिए 712 से 1707, लगभग 1000 साल का मेजर टाइम देखना है। सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या आएगा इसमें मध्यकालीन भारत का। इसका पाठ्यक्रम देखिए जरा क्या क्या है, फिर हम पाठ्यक्रम के हिसाब से चलेंगे। अगर मैं बीच में छोड़ दूं तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं छोड़ गया। पहला हम इसमें देखेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के सोर्स, यानी कि स्रोत, इतिहास के स्रोत, ठीक है। दूसरा हम इसमें देखेंगे मेरे भाई अरबों द्वारा, अरब भारत आएंगे रूट पार्ट की खोज में, अरबों द्वारा सिंध पर विजय। तीसरा टॉपिक इसमें हमारा रहेगा सबसे जो खतरनाक आक्रमण होगा वो टर्कों द्वारा होगा। तो तुर्की भारत में आएंगे तो तुर्क से पूर्व हम इसमें भारतीय राज्यों को देखेंगे, उस समय भारतीय राज्यों की स्थिति क्या है। उसी समय अरबों और तुर्कों का सामना करने के लिए भारत में बहुत सारी शक्तियां हो जाएंगी, जैसे आपने सुना होगा चालुक्य, वातापी, राजपूत, प्रतिहार, गुज्जर, तो इस तरह से कुछ वंश पैदा होंगे। ठीक, इसके बाद आ जाता है मेरे भाई तुर्क आक्रमण होगा
फिर इसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत महमूद गजनवी के अटैक के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। दिल्ली सल्तनत के बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है भक्ति आंदोलन। इससे खूब एग्जाम में पूछा जाता है। भक्ति आंदोलन के बाद फिर आएगा मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य हमारा लास्ट टॉपिक है। तो ये इसका पाठ्यक्रम है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, अरबों द्वारा संपर्क विजय, तुर्क के पूर्व भारतीय राज्य और तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, भक्ति आंदोलन, मुगल साम्राज्य। तो 7 टॉपिक हमारे बनते हैं। तो पहला टॉपिक आज हम लेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो अगर हम मध्यकालीन से पहले के जाएंगे तो मध्यकालीन से पहले मेरे भाई के सोर्स इतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन मध्यकाल से सोर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि मध्यकाल में अटैक होगा अरबों और तुर्कों द्वारा, जो कि भारतीय इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे एक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे भाई शासन व्यवस्था पर, कला विज्ञान पर। तो मध्यकालीन भारतीय स्रोत स्टार्ट हम करेंगे। हम पहला टॉपिक ये हो गया भाई, नीचे चलो है जी, कर दे रहे। तो पहला टॉपिक है भैया हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें भी पहले हेडिंग लगाएंगे आप फारसी व अरबी साहित्य। खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका टेस्ट भी अभी लूंगा मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा एक चेंज और किया है। डेली जो भी आपका टॉपिक होगा, टॉपिक के बाद 5 मिनट का डेली ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा, और टेस्ट आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, अरबी व फारसी साहित्य। अरबी व फारसी साहित्य नंबर 1। नंबर 1 नाम ध्यान से याद रखिएगा, किताब उल हिंद। पहला है किताब उल हिंद, या इसी को बोलते हैं तारीख ए हिंद। तारीख उल हिंद, सॉरी तारीख उल हिंद। अब तो करते रहो भाई। पहला साहित्य है किताब उल हिंद या तारीख ए हिंद, दोनों एक नाम है मेरे भाई। किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, इसको नाम लिखेगा। इसको अल-बुरूनी, इसको अल-बुरूनी ने लिखा है। आज स्रोत पढ़ने हैं तो अल-बुरूनी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हम महमूद गजनवी पढ़ेंगे तो फिर अल-बुरूनी अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा हमारा। इसको अल-बुरूनी लिखा है जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद। पहला है किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद, इसको लिखा गया है अल-बुरूनी के द्वारा। अल-बुरूनी किसके साथ भारत है, किसका समकालीन है, ऐसे आता है प्रश्न में। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। दूसरा मेरे भाई, दूसरा है जैनुल अखबार। जैनुल अखबार, इसको लिखा गया है अली सईद के द्वारा। अली सईद, जैनुल अखबार, इसको लिखा गया है अली सईद के द्वारा। अली सईद को भी लिखना। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। जैनुल अखबार, अली सईद, महमूद गजनवी के साथ भारत आया।
महमूद गजनवी के साथ भारत आया, जैनुल अखबार। तीसरा नाम लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल रहला। नाम मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट आराम से लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब उल रहला। तीसरा है किताब उल रहला। इसको लिखा है मेरे भाई अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता। अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता, नाम सुना होगा तुमने कहीं। इसको लिखा गया है इब्न बतूता के द्वारा। अफ्रीकन यात्री था मेरे में, अली सईद महमूद गजनवी के समकालीन है। अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है किताब उल रहला। नेक्स्ट, चौथा, किताब उल यामिनी। किताब उल यामिनी, इसको लिखा गया है कुतुबी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में खूब पूछा गया है। यामिनी हुआ, रहला हुआ, ये किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। किताब उल यामिनी लिखा गया है कुतुबी के द्वारा। कुतुबी ये महमूद गजनवी का समकालीन है। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। महमूद गजनवी के साथ भारत आया। ठीक है, और एक लास्ट में याद रखना है चचनामा। चचनामा, इनके जितने नाम अजीब हैं उतने इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और जिनका आरओ वगैरह का एग्जाम होगा ना मेरे, खूब आएंगे आपके एग्जाम में। चचनामा, इसमें याद रखना है, इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। सिंध विजय का वर्णन है, इसमें अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन है। तो हमारा जो टॉपिक है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत, उसमें हमने पहले देखा है फारसी एवं अरबी साहित्य। ये जितने भी लिखवाए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई। किताब उल हिंद, तारीख उल हिंद किसने लिखा है? अल-बरूनी ने, महमूद गजनवी के समकालीन है। जैनुल अखबार किसने लिखा है? अली सईद ने, महमूद गजनवी के समकालीन है। किताब उल रहला किसने लिखा है? इब्न बतूता ने, अफ्रीकन यात्री, याद रखना है। किताब उल यामिनी किसने लिखा है? कुतुबी ने, महमूद गजनवी के समकालीन है। और चचनामे में याद रखना है मेरे भाई, अरबों द्वारा सिंध विजय का जिक्र किया गया है, इंपॉर्टेंट है चचनामा। इसका कोई लेख है एक्चुअली, देख मैं फिर बता रहा हूँ। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, हम मॉडर्न हिस्ट्री में आ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करेंगे हम 1707 में। उस समय तक हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं। उस समय हमारे पास बहुत सोर्स के वैज्ञानिक आ चुके होंगे, जितने भी आधुनिक उपकरण हैं उनकी सबकी खोज हो चुकी होगी, कार्बन डेटिंग विधि आ चुकी होगी। लेकिन मध्यकालीन भारत में बहुत कम सोर्स मिलेंगे। जितनी जानकारी जिसके बारे में दी गई है एनसीईआरटी को उतना ही लिख पाएंगे। अब देखो ये है किताब उल रहला, अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता, लेकिन इसकी एक्यूरेट डेट नहीं है, भारत कब आया था कोई बता, कोई बुक में लिखा हुआ थी सेंचुरी में, कोई चोरी नहीं। ठीक है, तो मध्यकालीन में प्राचीन भारत में ये प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे सोर्स की जानकारी बहुत कम है। मध्यकालीन में तो है भी, लेकिन प्राचीन भारत में है नहीं, वहां तो अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, तो हमें जितना भी हमें दिया हुआ है सेट को उतना पढ़ना है। किताबुल तारीख किसने लिखा है? अल-बरूनी ने। किसके समकालीन है? महमूद गजनवी। जैनुल अखबार किसने लिखा है? अली सईद, महमूद गजनवी का समकालीन। किताब उल रहला अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता ने लिखा है। किताब उल यामिनी कुतुबी ने लिखा है, महमूद गजनवी के समकालीन है। चचनामा अरबों द्वारा सिंध विजय का जिक्र इसमें किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग है प्रमुख विदेशी यात्री। प्रमुख विदेशी यात्री, प्रमुख विदेशी यात्री है। अभी पानी देना जरा।
दूसरी हेडिंग है हमारी में प्रमुख विदेशी यात्री, प्रमुख विदेशी यात्री जो मध्यकालीन भारत का है। इसमें नंबर 1 अल-बरूनी, नंबर 1 अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। लिखेंगे महमूद गजनवी के साथ, महमूद गजनवी के साथ भारत आया। नंबर 1 बात अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया। दूसरी बात मेरे भाई क्या लिखा है इसमें, किताब उल हिंद, ये इसको बोलते हैं तारीख उल हिंद, तारीख उल हिंद की रचनाकार ये हैं, ये रचनाकार ये हैं। ठीक। और तीसरी बात याद रखनी है मेरे भाई जो एग्जाम में पूछी गई है, ये अरबी और फारसी भाषा, अरबी और फारसी भाषा के जानकार हैं, अरबी और फारसी भाषा के जानकार हैं। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अल-बरूनी का संबंध किस भाषा से है, तो ये भी आपको याद रखना है, अरबी और फारसी भाषा के जानकार। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया थे, किताब उल हिंद तारीख उल हिंद के रचनाकार हैं। और तीसरा मेरे भाई अरबी भाषा के जानकार थे, अरबी भाषा के जानकार। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा मेरे भाई दूसरा लिखेंगे इब्न बतूता, इब्न बतूता। नंबर 1 अफ्रीकन यात्री जो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम शॉर्ट में याद रखना है एमपीटी, मोहम्मद बिन तुगलक एमपीटी के शासनकाल में भारत आया, के शासनकाल में भारत आया। अफ्रीकन यात्री और याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमपीटी के शासनकाल में भारत आया। तीसरा नाम याद रखना है मार्को पोलो, मार्को पोलो, तीसरा नाम याद रखना है मार्को पोलो, मार्को पोलो। इसके बारे में 3 बातें याद रखनी है मार्को पोलो के बारे में। नंबर 1 13वीं सेंचुरी में भारत आया, 13वीं शताब्दी में भारत आया। पहली बात 13वीं शताब्दी में भारत आया। दूसरी बात इसे यात्रियों में राजकुमार, इसे यात्रियों में राजकुमार की पदवी दी गई, इसे यात्रियों में राजकुमार की उपाधि भी दी गई। मार्को पोलो बताओ इसकी भी अलग, यात्रियों में राजकुमार की उपाधि भी दी गई। तीसरी बात लिखेगा यह वेनिस, यह वेनिस से भारत आया था, यह वेनिस से भारत आया था। 13वीं शताब्दी में भारत आया, यात्रियों में राजकुमार की उपाधि दी गई और यह वेनिस से आया था, यह वेनिस से आया था। अगला लिखेंगे चौथा निकोलो दी कॉन्टी, निकोलो दी कॉन्टी, चौथा लिखेंगे निकोलो दी कॉन्टी, चौथा है मेरे भाई निकोलो दी कॉन्टी। यह है इटली से भारत आया था, यह है इटली से भारत आया था। पहला पॉइंट इटली से भारत आया था। दूसरा देवराय
सेकंड, देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया। देवराय सेकंड, देवराय प्रथम देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया। पांचवें का नाम रखना है, एक हो रहा है मेरे भाई अब्दुल रज्जाक। एक नाम और याद रखना है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, इसमें याद रखिएगा देवराय सेकंड, देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत आया। देवराय सेकंड के शासनकाल में भारत है। दूसरा याद रखना है तैमूर वंश, तैमूर वंश का राजदूत था। तैमूर वंश का राजदूत था, तैमूर वंश का राजदूत था। ठीक है, तो ये हैं प्रमुख विदेशी यात्री जो आपको रखते हैं यहाँ। अल-बुरूनी, इब्न बतूता, मार्को पोलो, निकोलो दी मॉन्टी और अब्दुल रज्जाक मेरे भाई। अल-बुरूनी लाइन में याद रखना है महमूद गजनवी का समकालीन है, अरबी फारसी का जानकार है। और क्या लिखा है इसने, किताब उल किया तारीख उल हिंद। इब्न बतूता अफ्रीकन यात्री है जो कि किसके समकालीन भारत आ रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक। मार्को पोलो भारत में कहां से आ रहा है, वेनिस से आ रहा है। निकोलो दी मॉन्टी कहां से आ रहा है, इटली से। और किसके समकालीन है, देवराय प्रथम। अब्दुल रज्जाक मेरे भाई तैमूर वंश का राजदूत है और भारत में किसके समकालीन आ रहा है, देवराय सेकंड। नेक्स्ट, तीसरी हेडिंग लगाइएगा मध्यकालीन प्रमुख साहित्य। मध्यकालीन प्रमुख साहित्य, मध्यकालीन प्रमुख साहित्य। नंबर 1 मध्यकालीन प्रमुख साहित्य। नंबर 1 तुज़्क-ए-बाबरी। तुज़्क-ए-बाबरी, इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। याद करके लिखिएगा तुज़्क-ए-बाबरी या बाबरनामा। तुज़्क-ए-बाबरी या बाबरनामा। बाबरनामा की, बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, आत्मकथा है। और ब्रैकेट में लिखना तुर्की भाषा में लिखिए, ये जरूर लिख लेना तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में है। तुज़्क-ए-बाबरी या बाबरनामा, ये बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में है। तुर्की भाषा में, ये जरूर लिख लेना मेरे भाई। दूसरी हुमायूंनामा, हुमायूंनामा, दूसरी लिखना हुमायूंनामा, लिखी है गुलबदन बेगम। और आपको याद रखना है मेरे भाई ये फारसी भाषा में है, ये फारसी भाषा में है। और हुमायूं की बहन है, हुमायूं की बहन, हुमायूं की बहन। तुज़्क-ए-बाबरी बाबरनामा लिखी है बाबर ने, बाबर की आत्मकथा है। और हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम ने। तीसरी क्या याद रखनी है, एक याद रखनी है मेरे भाई आपको अकबरनामा। अकबरनामा, अकबरनामा या इसको ही कहते हैं मेरे भाई आईने, आईने अकबरी, इसको ही कहते हैं आईने अकबरी। तो नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक। तुज़्क-ए-बाबरी बाबरनामा एक ही है, बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखी है और टर्की भाषा में है। हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, फारसी भाषा में है और हुमायूं की बहन है गुलबदन। अकबरनामा लिखी है आईन अकबरी मेरे भाई अबुल फजल ने, अबुल फजल ने लिखी, अबुल फजल ने। और आपको याद रखना है
ये भी फारसी भाषा। इन तीन के बारे में तो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको, ये तीन एक्यूरेट पता होना चाहिए। ठीक है, तुझे बाबरी बाबरनामा, बाबर ने लिखी है, बाबर की आत्मकथा तुर्की भाषा में, हुमायूंनामा गुलबदर बेगम ने लिखी है फारसी भाषा में, अकबरनामा या अकबरी अब्दुल फजल ने लिखी है फारसी भाषा में। दो चार और है बस एक्स्ट्रा। एक लिखेगा, एक है पादशाहनामा, पादशाहनामा ये लिखी है मेरे भाई काजदीनी ने, काजदीनी, काजदीनी। और एक इसमें याद रखनी है मेरे भाई शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा ये लिखी है इनायत खान ने, इनायत खान, इनायत खान ये लिखे इनायत खान है। तो ये प्रमुख साहित्य है। तुझ-ए बाबरी या बाबरनामा लिखी है बाबर ने, बाबर की आत्मकथा है टर्की भाषा में। हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने, हुमायूं की बहन है और इसको लिखा गया है फारसी भाषा में। अकबरनामा या आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है फारसी भाषा में। पादशाहनामा लिखी है काजदीनी ने, और शाहजहांनामा लिखी है मेरे भाई इनायत खान ने। पहला टॉपिक आपका खत्म। दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया भाई। तो ये प्रमुख जितने भी स्रोत थे मध्यकालीन से जुड़े वो सारे हो गए आपके। तो ये बाबरी बाबरनामा किसने लिखे? बाबर ने, तुर्की भाषा में। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम फारसी भाषा में। अकबरनामा आईने अकबरी अबुल फजल फारसी भाषा में। पादशाहनामा काजदीनी, शाहनामा किसने लिखे हैं? इनायत खान। दूसरा टॉपिक है अरबों द्वारा सिंध विजय, अरबों द्वारा सिंध विजय। दूसरे टॉपिक का नाम है अरबों द्वारा सिंध विजय। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि सिंध, तो इस सिंध का मतलब मेरे भाई ये है, जरा ध्यान दीजिएगा। आज ही भारत है आपका, ये पाकिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ठीक है ना, इधर इराक है, और ये आपका यहाँ पे टर्की हो गया। ये आपका पूरा का पूरा मध्य एशिया है, मध्य एशिया, मिडिल एशिया। यहाँ पे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान सुने ना नाम, ठीक है। और इधर सारे के सारे अरब कंट्रीज हो गए, यहाँ पे हो गई सारी अरब कंट्रीज। तो अगर आप अरबों को ध्यान से देखो मेरे भाई, अरब की जो मरुस्थल है वो सारा का सारा वहाँ पे रेगिस्तान, वहाँ पे मेरे गेहूं नहीं होंगे, वहाँ चावल नहीं होंगे। उनका जो खाना भी होते हैं वो ऊँट से लेते हैं, पीना भी मेरे भाई दूध हुआ, दूध वगैरह में दूध पीते हैं, और खाना भी ऊँट को मारा उसे 4 दिन, मतलब एक बार किसी ऊँट को मार के उसे मेरे भाई 6 महीने 2 महीने उसको ही खाते रहते हैं, मतलब उसको इकट्ठा कर लेते हैं चर्बी को। उनका ही चलता है वो। कैसी रोटी बनाते हैं मेरे भाई, बाजरा वगैरह जो रेगिस्तान में होते हैं अनाज, उसको ही वो हम पैदा करते हैं, इतने मोटे मोटे रोट बनाते हैं, ब्रेड एक तरह से होते हैं वो, और उसको ही खाते रहते हैं। एक मूवी अभी वो आई थी मेरे भाई केसरी, केसरी में 1-2 सीन है इसमें दिखाया गया है कि वो खाने के लिए वहां पे जाता है मार्केट में, आपने देखा होगा वो ब्रेड वगैरह यूज करता है अक्षय कुमार। देखिए किसने ध्यान से देखते ही है। चलो जैसे भी है, बट उधर जो है ना मेरे भाई नहीं होता है, या उधर क्या होता है अफीम वगैरह होता है,
ठीक है ना, सूखे मेवे होते हैं, तो उधर ज्यादा पैदाइश नहीं है। तो अब अरबों को जब ये जानकारी प्राप्त होगी, ठीक है मेरे भाई, हमारा जो आना जाना यूरोप से मेरे भाई आपको पता है, मैंने तो बताया, तो स्टार्टिंग से रहा है कि यूरोपियन यात्री भारत आते थे मेरे भाई। ये वाला रास्ता अगर याद हो तो मेरे भाई, ये वाला रास्ता बताया था मेरे भाई, सिल्क रूट याद है? सिल्क रूट से मेरे भाई यूरोपियन यात्री भारत आते थे। जब इस सिल्क रूट पर टर्की के द्वारा ये बंद कर दिया जाएगा तो मेरे भाई वो अपना पानी का रास्ता देखेंगे हैं। लेकिन हमारा तो हमेशा ही संबंध रहा है इनसे। अब इनको भी पता है मेरे भाई, जो भारत की जो जलवायु ऐसी है, पूरे वर्ल्ड में भारत की एकमात्र ऐसी जलवायु है जहाँ हर प्रकार की फसल, हर प्रकार का अनाज, गेहूं, हर तरह से मेरे भाई हर तरह का प्रोडक्शन होता है। हमारे यहाँ कोस्टल एरिया भी है, हमारे यहाँ भूमि लैंड वाला एरिया भी है मेरे भाई, हर तरह का अनाज भारत। तो भारत की जलवायु तो बड़ी विविध है, चाहे नॉर्थ में चल जाइए, साउथ में, हर तरह का मेरे भाई प्रोडक्शन मिलेगा। जानबूझ के गरीब बने हुए भारत के, हाँ वरना मेरे भाई अब हमारे सारे अटैक पर अरब अटैक करेंगे, ईरानी, इराक सब मेरे भाई पूरा मिलकर टर्की आएंगे। तो चाहे वो टर्की आए या अरबी आए मेरे भाई, ये सारे के सारे क्यों आ रहे हैं भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं? इनका सिर्फ एक ही मोटिव है मेरे भाई, धन लूटना। क्योंकि इनको पता है कि जो भारत है मेरे भाई वो खजाना है, चिड़िया है मेरे भाई सोने की। देखिए एक तो उद्देश्य है, शासन वगैरह करने नहीं आएंगे यहाँ पे, सिर्फ धन लूटना। जैसे अंग्रेज स्टार्टिंग में व्यापार करने आएंगे और ये अंग्रेजों से भी बदतर होंगे, ये शासन करेंगे मेरे भाई और धन लूटेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, आपका इस्लाम परिवर्तन, ठीक है। तो इनका मेन उद्देश्य स्टार्टिंग में तो धन लूटना ही है। स्टार्टिंग में आएंगे अरबी, और अरबी के द्वारा जब भारत पर अटैक होगा, पहले तो समझ लीजिए कहाँ अटैक हो रहा है। ये अगर आपको याद हो मेरे भाई, मानसरोवर झील है, ज्योग्राफी में पढ़ाया था। अब मानसरोवर झील से मेरे भाई सिंधु नदी बहती है, जहाँ पर ये 5 नदियां मिलती हैं, याद है? कौन सा स्थान है मेरे पाकिस्तान का जहाँ सिंधु में 5 नदियां मिलती हैं? है हाँ बताओ, बता तो रहे, बताइए। पठानकोट, हाँ हिमाचल में पठानकोट। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी, और मेरे भैया अफगानिस्तान दिख रहा है, अफगानिस्तान यहाँ पे पड़ता है हिंदुकुश पर्वत, अफगानिस्तान में पड़ता है हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत। अब इसे हिंदुकुश पर्वत से लेकर सिंधु नदी के बीच में ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है, इसको कहा जाता था मेरे भाई सिंध। ये सारा सिंध वाला इलाका है, हमेशा हिंदुओं का शासन रहा है, हिंदू साम्राज्य रहा है पूरा। पहली बार अटैक होगा यहाँ पे मेरे पे अरबों के द्वारा, अरब के साथ लाएंगे घोड़े, भारत का घोड़ों का प्रचलन स्टार्ट होगा, क्योंकि सारा का सारा लैंड वाला इलाका है, तो यहाँ से मेरे पे घोड़ों के द्वारा आना जाना होगा। जब भारत में अरब अटैक होगा, पहला अटैक होगा मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। इससे पहले भी होंगे, लेकिन पहला जो सफल अटैक होगा अरबों के द्वारा वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होगा 712 ईस्वी में। इससे पहले जो अरब अटैक कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक है, पहला अरबियन है जो पहला सफल अटैक कर रहे हैं सिंध पर, और इसका उद्देश्य सिर्फ एकमात्र धन लूटना है। इनको मेरे भाई 4 दिन में नहाने वाले व्यक्ति हैं, और मेरे भाई ऊंट का मांस खाने वाले व्यक्ति। तो मेरे भाई इनको तो जीवन का कुछ पता ही नहीं। जब भारत की जलवायु में आएंगे, भारत में इतनी हरियाली देखेंगे, अच्छे अच्छे फल फ्रूट, वहाँ फल फ्रूट थोड़े हो रेगिस्तान में, तो यहाँ पे तो आगे मेरे भाई यहाँ कोई आगे दोबारा जाने मन ही नहीं करेगा। तो मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत इतना क्यों बढ़ पाया? भारत की जलवायु के कारण। अब धन लूट लिया, सोना लूट लिया, कितने दिन खा लेंगे सोने को? लेकिन इन्हें पता है कि मेरे भाई वापस जाएंगे धूल मिट्टी में, इससे तो बड़े अमीर रह लो मेरे भाई, हैं? चारों तरफ मेरे भाई इतनी अच्छी जलवायु है, तो जो भी व्यक्ति भारत आएगा दोबारा जाएगा, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे उसके बाद मेरे भाई महमूद गजनवी हो, चाहे दिल्ली सल्तनत में आने वाले व्यक्ति हो, या मुगल साम्राज्य हो, या दिल्ली चाइना से आने वाला हुमैन खान हो, मेरे भाई कोई नहीं जाएगा वापस, सब यहीं रह जाएंगे बंदे।
तो पहला सफल अटैक होगा मेरे भाई मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो कहा जाता है कि भारत पर अटैक करने वाला पहला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले भी हुआ है अब्दुल्ला के नाम, अब्दुल्ला के नाम से एक व्यक्ति, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन पहला सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ। इसके बाद अटैक करेंगे टर्की, अरबों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन अरब यहाँ से सीख के जाएंगे कि एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और उस समय ये वाला जो एरिया है मेरे भाई एजुकेशन का सेंटर है, खासकर कश्मीर, ठीक है ना। इतने बड़े बड़े पंडित मेरे भाई उस समय, तो हमारे यहाँ उस समय नालंदा है। नालंदा सोच के देखिए मेरे भाई, उस समय 8-8 मंजिल इमारत और पूरी लाइब्रेरी में तो दुनिया का पूरा मेरे भाई किताबें भरी पड़ी हैं, जिसको आगे बख्तियार खिलजी चलाया गया। तो इनका उद्देश्य धन लूटना था, लेकिन ये यहाँ से ज्ञान लेके जाएंगे। जैसे इसी समय मेरे भाई ब्रह्मगुप्त हैं, वो गणित की थ्योरी लिख रहे हैं। ज्योतिषी विज्ञान है, जिसको आज यूरोप बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी उसने बनाई है। तो मेरे भाई हमारे यहाँ तो मेरे भाई हमारे तो पूर्वज एस्ट्रोलॉजी सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ से चाहे वो ज्योतिषी का ज्ञान हो, चाहे मेरे भाई गणित का विज्ञान हो, सब ज्ञान ये लेके जाएंगे अपने साथ साथ। उसी समय लिखे जाएंगे जितने भी मैंने आपको साहित्य लिखवाई है, किताब वगैरह, ये अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेंगे इस ज्ञान को, जो भी भारत में मिलेगा। फिर इसके बाद अरब साम्राज्य के बाद मेरे भाई अटैक होगा तुर्की का। टर्की अटैक करेंगे और इन टर्कियों में मेरे भाई पहला नाम आएगा महमूद गजनवी का। क्योंकि सीधी सी बात है, महमूद गजनवी जब इनसे कंपेयर करेगा, भाई तुम तो बहुत ज्यादा अमीर बन गए, कहां अटैक किया था भाई भारत में, क्या अटैक है, वहां तो बहुत ज्यादा धन ने, जाओ तुम भी फटाफट। महमूद गजनवी जाएगा मेरे भाई, पहला अटैक करेगा नेवला में। महमूद गजनवी का पहला बयान होगा नेवला में, ये नेवला मोहम्मद बिन कासिम का था। इसका अटैक होगा डायरेक्ट सोमनाथ मंदिर पर। ये गुजरात में अटैक करेगा और गुजरात के धन को लूटेगा। उस समय गुजरात में मेरे पास भीम प्रधान का शासन चल रहा है, ठीक है। वहां से इतना धन लूटेगा और मेरे भाई इसका मन नहीं भरेगा तो करीबन गुजरात को पूरे 17 बार लूटेगा, ठीक है। तो पूरा जैन लूटा जा रहा है, चाहे वो अरबी हो या टर्की हो, ठीक है। तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, अरबों द्वारा समझ लीजिए, अरबों द्वारा सिद्ध विजय। एक दो पॉइंट लीजिए इसमें। अरबों व तुर्की द्वारा, अरबों व तुर्की द्वारा भारत पर आक्रमण। अरबों व तुर्की द्वारा, तुर्को लिखना, तुर्को, अरबों व तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। आक्रमण भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, जिनका मूल उद्देश्य धन संपत्ति लूटना है। जिनका मूल उद्देश्य धन संपत्ति लूटना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, भारत के सिंध पर लिखना, सिंध पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण, प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में हुआ। 712 ईस्वी में हुआ। 712 ईस्वी में हुआ।
एक नोट करके लिखिएगा बात नीचे। भारत पर आक्रमण करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम था। जबकि मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि जबकि मुस्लिम, जबकि इस्लाम, जबकि इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म को स्थापित करने, इस्लाम धर्म को स्थापित जब जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था, जबकि इस्लाम धर्म को स्थापित करने का श्रेय, जबकि इस्लाम धर्म को स्थापित करने का श्रेय भारत में तुर्कों को जाता है, तुर्कों को जाता है, तुर्कों को जाता है। तो ये कई किताबों में लिखा गया है कि भारत पर मुस्लिम साम्राज्य स्थापित किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो अटैक हुआ था इसके द्वारा, लेकिन इस्लाम धर्म का भारत में संस्थापक रहेंगे टर्की, महमूद गजनवी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम के समय, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध पर लिखेगा दाहिर, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दाहिर का शासन था, दाहिर का शासन था, दाहिर का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट, सिंध पर अरबों की विजय, सिंध पर अरबों की विजय, सिंध पर अरबों की विजय की जानकारी, सिंध पर अरबों की विजय की जानकारी लिखेगा चचनामा, चचनामा अंडरलाइन कर लीजिएगा, चचनामा से मिलती है, चचनामा से मिलती है। एक पॉइंट और लिखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम का प्रथम अभियान लिखना देवल 712 था, देवल 712 था। जबकि मुल्तान, इसको प्रोडक्ट कर लीजिएगा, जबकि मुल्तान अभियान 713 था, राइट में 713 ईस्वी कर लीजिएगा। जबकि मुल्तान अभियान ब्रैकेट में 713 ईस्वी था। मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाता था, मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाता था, मुल्तान को स्वर्ण नगरी पुकारा जाता था, स्वर्ण नगरी पुकारा जाता था। हो गया भाई। तो पहला अटैक होगा अरबों के द्वारा। अरब से कौन आ रहा है मेरे में? मोहम्मद बिन कासिम है। 712 में पहला मुस्लिम शासक जिसने भारत पर अटैक किया। लेकिन भारत में इस्लाम
साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तुर्की को जाता है, तुर्कों को जाता है। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक किया उस समय ताहिर का शासन सिंध में है, ये बताया। और पहला इसका अभियान कहाँ है? देवल में। और आपको याद रखना है मुल्तान अभियान इसका 713 में, जहां से इसने सबसे ज्यादा धन लूटा था, इसलिए मुल्तान को इसने नाम भी दिया था कि स्वर्ण नगरी है। ठीक है भाई। अब दूसरा अटैक होगा महमूद गजनवी का। ये दूसरा टॉपिक भी आपका खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक था अरबों द्वारा सिंध पर विजय। अब ये मत मान लेना कि इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। अब आएगा बड़ा टॉपिक। टॉपिक